नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, हम इस पर्टिकुलर चीज पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत किसी भी साक्षी यानी कि विटनेस या किसी एक्यूज यानी कि अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति हेतु कंपेल करने के लिए क्या क्या आदेशिकाएं, क्या क्या तरीके सीआरपीसी में बताए गए हैं, बहुत ही संक्षिप्त में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, आदेशिकाएं हैं, इनको पढ़ने के पहले मैं एक बहुत ही फेमस फिल्म है तिरंगा, पुरानी पिक्चर है जिसमें नाना पाटेलकर और राजकुमार जैसे एक्टर ने काम किया था। तो उस फिल्म में जो एक्टर राजकुमार है उनका एक बहुत ही ऐतिहासिक फेमस डायलॉग है, जिस डायलॉग में राजकुमार ने ये बोला कि यदि किसी व्यक्ति से कोई बात उगलवानी होती है, कोई बात निकलवानी होती है, तो तीन तरीकों का यूज करते हैं। पहला, पहले बात, दूसरा फिर मुलाकात, और तीसरा जरूरत पड़ने पर लात। ठीक है ना, याद आ गया होगा आपको। तो यहां पर ये तीन तरीके सेम उसी सीक्वेंस में हमारी सीआरपीसी में बताई गई हैं। तो जब हम बातचीत करते हैं तो उसके संबंध में समन जिसको हिंदी इंग्लिश में समन ही बोलेंगे, उसके माध्यम से बोला गया है, जो सेक्शन 61 से 69 तक में बताया गया है। देन अगली जो बातचीत है वह है मुलाकात। अब यहां पर मुलाकात कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। क्या लेकर के? गिरफ्तारी वारंट, अरेस्ट वारंट। तो अरेस्ट वारंट के संबंध में जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक बताए गए हैं। और तीसरी चीज, जरूरत पड़ने पर लात यानी कि उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की, यानी कि संपत्ति को कुर कर लो और उससे लात मार के बाहर कर दो। तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के संबंध में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक में किए गए हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं समन, जो सेक्शन 61 से 69 तक में बताया गया है। समन को आप इस चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। समन क्या है? 61 में समन की परिभाषा नहीं बताई गई है। 61 में समन के आवश्यक तत्वों को बताया गया है। तो समन वह आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को एक निश्चित तारीख, समय, स्थान में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाता है। समन इज ऑर्डर बाय विच ए पर्सन इज आस्क्ड टू अपीयर बिफोर ए कोर्ट इन फिक्स डेट, टाइम एंड प्लेस, दैट इज समन। बहुत ही सिंपल तरीके से समन की परिभाषा यहां पर मैंने बताई है। देन 61 में समन के आवश्यक तत्व बताए गए, एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। 4 प्रकार के आवश्यक तत्व बताए गए हैं। किसी समन में 4 चीजों को मिलकर के समन बनता है। पहला, समन रिटर्न होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। दूसरी चीज है, समन 2 प्रतियों में होना चाहिए, डुप्लीकेट्स में होना चाहिए। तीसरी चीज है कि समन में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या हाई कोर्ट के द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी, प्रोसाइडिंग ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर बाय हाई कोर्ट, उनके साइन होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। और चौथी चीज है, न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। तो समन तैयार हो गया। अब समन यहाँ पर किसको किसको जारी किया जाएगा, उसका फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर सेक्शंस में नहीं बताया गया। सीआरपीसी के 2 पीछे देखेंगे तो शेड्यूल बताए गए हैं। तो इसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें कुछ फॉर्म्स बताए गए हैं। पहला फॉर्म ही बताता है कि अभियुक्त को समन भेजने का प्रारूप क्या होगा। देन उसके बाद आप देखेंगे फॉर्म नंबर 33, वहां पर बताया गया है कि यदि आप विटनेस को, साक्षी को समन भेजेंगे तो उसका फॉर्म क्या है, प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार से समन भेजा जाएगा। समन तामील के लिए किसको भेजा जाएगा? तो समन तामील के लिए पुलिस ऑफिसर को, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड ऑफिसर, ठीक है ना, या तीसरा लोक सेवक द्वारा कह सकते हैं समन की तामीली की जाएगी। तो 3 व्यक्तियों में से किसी के भी द्वारा समन की तामीली यहां पर की जाती है। अब समन तामीली के तरीके क्या है, मैनर्स, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 62 का जो क्लॉज, सब क्लॉज 2 है, वहां से हम बातचीत करें यदि, तो वहां से लेकर के सेक्शन
69 तक में समन के तामीली के तरीके, मैनर ऑफ सर्विसिंग ऑफ समन की बातचीत करता है, सर्विस ऑफ समन की बातचीत करता है। तो सबसे पहले सेक्शन 62 में कहता है पर्सनल सर्विस की, व्यक्तिगत तामीली की। भाई यदि आपके नाम से समन है तो आपको ही सर्विसिंग हो जाए, इसको बोलते हैं पर्सनल सर्विसिंग। दूसरा है सेक्शन 64 में, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, आप चार्ट में देखोगे, उसको थोड़ा समझने में आसान रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो दूसरा भी देखिए, व्यक्ति ना मिल सके तो फिर ऐसी कंडीशन में परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य को तामीली की जा सकती है। इसको डेवलप्ड सर्विस या विकसित तामीली बोला जाता है। तीसरा जो तरीका है वह, मान लीजिए घर में कोई नहीं मिल रहा है, ताला लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट में क्या कर सकते हैं, एफिक्स कर सकते हैं, चस्पा तामीली इसको बोला जाता है। तो ये एक तरीका समन तामीली का तय हो गया। दूसरा तरीका, मान लीजिए कि किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी, निगमित निकाय को तामील करना है, सेक्शन 63 में कहता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसके सचिव को, उसके जो लोकल मैनेजर है उसको, या फिर कोई भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल कोई ऑफिसर है उसको आप यहां पर समन की तामीली कर सकते हो, या निगम जो कॉर्पोरेशन है उसके हेड ऑफिस पर भी वहां के जो कह सकते हो मुख्य अधिकारी है, ठीक है ना, चीफ ऑफिसर है, उसको भी आप समन भेज सकते हो। देन उसके बाद यदि सरकारी सेवक, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको समन की तामीली करना है तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को समन भेज दिया जाएगा, वह उसकी तामीली करवाएगा। स्थानीय सीमा के बाहर, भाई जैसे मान लीजिए कि भाई कोई न्यायालय की अधिकारिता के अंदर समन की तामीली करना है तो ये तरीके अपना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए इंदौर में कोई न्यायालय है और उसको यदि भोपाल में किसी भी न्यायालय के अंतर्गत समन की तामीली करवाना है, तो फिर वो क्या करेगा कि जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत वह व्यक्ति रहता है जहां पर तामीली करवाना है, उस मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर समन भेज दिया जाएगा और उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समन भेज दिया जाएगा और उसके द्वारा यहाँ पर समन की तामीली की जाएगी। यही बातचीत करता है सेक्शन आपका 67 में, सॉरी। और 68 है वो सर्विसिंग ऑफिसर की एग्जामिनेशन के संबंध में, जो तामीली अधिकारी होती है उसकी परीक्षा के संबंध में बातचीत करता है। ये आवश्यकता तब होती है जब अधिकारिता के बाहर समन तामीली के लिए भेजा जाता है, तो वहां पर क्या प्रॉपर तरीके से तामील हो गया है कि नहीं, इस बात को निर्धारण करने के लिए। और सबसे लास्ट में है कि यदि किसी साक्षी विटनेस को समन भेजना है तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, 69 में कहता है। तो जैसा कि हमने बात के संबंध में बातचीत कर ली, अब हम बातचीत करते हैं मुलाकात के संबंध में। मुलाकात कौन करता है? मुलाकात करता है पुलिस ऑफिसर। किसके साथ? वारंट के साथ, अरेस्ट वारंट के साथ। तो गिरफ्तारी वारंट के साथ पुलिस ऑफिसर किस प्रकार से मुलाकात करता है अभियुक्त या साक्षी से, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। यह आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम गिरफ्तारी वारंट को अच्छे समझने से पहले समझते हैं कि वारंट क्या कहलाता है। वारंट किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया ऐसा रिट या आदेश है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति को यह निर्देशित करती है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, किसी वस्तु को जब्त करे या किसी स्थान की तलाशी ले सके। इंग्लिश में देखते हैं, वारंट इज अ रिट और ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट हु इज डायरेक्टेड टू अरेस्ट, सीज और सर्च टू एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। सरल शब्दों में यहाँ पर वारंट को बताने का मैंने प्रयास किया है। देन अपन अरेस्ट वारंट की जब बातचीत करते हैं तो जो अभियुक्त को गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है उसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 70 से 81 तक में किए गए हैं, और साक्षी को जो अरेस्ट वारंट किया जाता है उसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 87 में किए गए हैं। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि जो अभियुक्त को अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है उसको किस प्रकार से बताया गया है। तो सेक्शन 70 में अजमानती गिरफ्तारी वारंट बताया गया है, और जब धारा 70 और 71 दोनों को मिला लेंगे तो जमानती गिरफ्तारी वारंट बताया गया है। सेक्शन 70 में नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट और सेक्शन 70 प्लस 71 बेलेबल अरेस्ट वारंट। इसके एसेंशियल भी आप सिंपल से देख सकते हो। सबसे पहला तो लिखित होना चाहिए, न्यायालय के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी, उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। ये अजमानती अरेस्ट वारंट के एसेंशियल है, आवश्यक तत्व हैं।
जमानती अरेस्ट वारंट का चूंकि मैंने बताया कि धारा 70 और 71 दोनों को मिला के बनता है, तो धारा 70 के 3 आवश्यक तत्व तो यहां भी रहेंगे, ठीक है ना। चौथा आवश्यक तत्व क्या होगा कि ये पृष्ठांकित होगा, एंडोर्स होगा जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा। पृष्ठांकन के द्वारा न्यायालय उस वारंट में एंडोर्स यानी पीछे साइड में जो सिक्योरिटी है, प्रतिभूति की संख्या, वह रकम जिसको वहां पर देना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, और वह समय जिस समय पर न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, इस संबंध में इंडोर्समेंट रहता है, पृष्ठांकन रहता है। जब कोई पुलिस अधिकारी बेलेबल अरेस्ट वारंट को कह सकते हैं एग्जीक्यूट करवाने जाता है, उस दौरान होता क्या है कि यदि व्यक्ति उस कह सकते हैं पृष्ठांकन की शर्तों को पालन कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में अब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको अभिरक्षा में, कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों बताया। ध्यान रखिएगा कि कोई भी वारंट, चाहे अजमानती गिरफ्तारी वारंट हो या जमानती गिरफ्तारी वारंट हो, ये कब तक प्रवर्तन में रहता है, इन्फोर्स रहता है, तो जब तक कि यह जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन नहीं कर दिया जाता। ठीक है ना, या तो कैंसिल कर दिया गया हो जारी करने वाले न्यायालय द्वारा, या उसका एग्जीक्यूशन हो गया, निष्पादन हो गया, तो इस प्रकार से गिरफ्तारी जो वारंट है तब तक प्रवर्तन में रहता है। अब देखते हैं कि गिरफ्तारी वारंट किसको डायरेक्टेड रहता है, किसको निर्देशित रहता है। तो सेक्शन 72 कहती है कि गिरफ्तारी वारंट किसी भी व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर, जनरली सामान्यतः है ये पुलिस ऑफिसर को, और विशेष दशाओं में स्पेशली जो है तो किसी व्यक्ति को भी जो है तो ये निर्देशित हो सकता है। जब ये किसी एक पुलिस ऑफिसर को निर्देशित होता है तो सेक्शन 74 में कहता है कि वह किन्हीं अन्य पुलिस ऑफिसर्स को भी डायरेक्शंस दे करके गिरफ्तारी करवाने की कार्यवाही करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 73 ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि ऐसी कौन सी सरकमस्टांसेस हैं कि जब कोई भी गिरफ्तारी वारंट किसी व्यक्ति को जारी किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति को जारी किया जाने वाला गिरफ्तारी वारंट जो है केवल सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ही जारी किया जाता है, पहली चीज। दूसरी, अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर निष्पादन के लिए जारी किया जाता है। तीसरी चीज कि यह तभी जारी किया जाएगा जब कोई उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करना है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, कोई कन्विक्टेड ऑफेंडर है, दोषित अपराधी है, या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज है, इनकी गिरफ्तारी करने के लिए ही यहाँ पर। और सबसे तीसरी अगली महत्वपूर्ण चीज है कि जिस व्यक्ति को ये जारी किया गया उसके द्वारा एक्नॉलेजमेंट, अभिस्वीकृति भी आवश्यक है। और जैसे ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में, वैसे ही वह उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जा करके जमा कर देगा। तो ये सभी चीजें सेक्शन 73 में बताई गई है। अब गिरफ्तारी वारंट में यदि पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो प्रोसीजर क्या है। तो गिरफ्तारी वारंट पर, गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट इन अरेस्ट वारंट। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो सेक्शन 75 में कहता है कि जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा वैसे ही सब्सटेंट, सार की सूचना दी जाएगी, बताया जाएगा कि भाई क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या अपराध किया गया है। ठीक है ना, आर्टिकल 22 का यहाँ पर मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, कह सकते हैं, उससे संबंधित है। देन अगली चीज उसको क्या किया जाएगा कि उसको 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 22 के तहत ही प्रोवाइड एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है ना, अधिकारिता के बाहर वारंट निष्पादन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर, वारंट एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 78 से 81 तक में किए गए हैं। सेक्शन 78 के तहत यदि मान लीजिए कोई इंदौर के मजिस्ट्रेट ने कोई वारंट जारी किया और उसका एग्जीक्यूशन करवाना है भोपाल में, तो भोपाल में जिस एरिया में उसका एग्जीक्यूशन करवाना है उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास उस वारंट को भेजा जाएगा, या फिर भोपाल के जो पुलिस अधीक्षक हैं, ठीक है ना, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, या भोपाल के जो पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनके पास वारंट को निष्पादन के लिए भेजा जाएगा और वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से उसका निष्पादन करवाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप वारंट के साथ किसी पुलिस ऑफिसर को भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंदौर का मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ वारंट
के साथ भोपाल भेज सकता है। वह व्यक्ति भोपाल जाएगा और जिस एरिया में उसको उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन करवाना है वारंट का, उस एरिया के वह ऑफिस इंचार्ज जो थाना होगा उसके थाना प्रभारी या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से पहली बात तो वो क्या करवाएगा, उस वारंट में प्रश्नांकन करवाएगा और लोकल जो भी उसको हेल्प लेनी है वो वहां पर लोकल मदद भी ले सकता है और इसके बाद उसका वारंट का निष्पादन करवाएगा। सेक्शन 78 और 79 के तहत जब वारंट का निष्पादन हो जाता है तब ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर उस गिरफ्तार व्यक्ति को निष्पादन करने के बाद, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर के इन्हीं अधिकारियों के पास उपस्थित हुआ जाएगा। ये कहता है धारा 80 में। देखते हैं धारा 80, व्यक्ति की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन पर्सन अरेस्ट। तो जब सेक्शन 78 सेक्शन 79 के तहत वारंट के निष्पादन में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको किसके सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने उपस्थित किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए व्यक्ति की जहां गिरफ्तारी हुई है वहां से जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय है वो 30 किलोमीटर के अंदर ही आ रहा है, तो फिर आप उस न्यायालय के पास ले जाओगे जिसने वारंट जारी किया है, ना कि इन 3 अधिकारियों के पास ले जाओगे। दूसरा तरीका कि यदि वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय है वो अधिक नजदीक है तो ऐसी कंडीशन में आप वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाओगे, ना कि किसी अन्य जगह पर उसको ले जाओगे। और तीसरा कि भाई यदि वह जमानती वारंट है तो फिर ऐसी कंडीशन में ऑन द स्पॉट गिरफ्तार करते ही आप उसको बेल दे दोगे और कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यही 3 शर्तों के साथ धारा 80 कहता है कि 3 अधिकारियों के पास उस गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जाएगा। धारा 81 कहता है कि जब इन 3 अधिकारियों के पास यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जाएगा तो इनके द्वारा अब उस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए भोपाल वाले अधिकारियों के पास ले जाया गया तो अब उसको इंदौर भेजने के लिए एक यात्रा वारंट बनाएंगे, ट्रांजिट वारंट बनाएंगे और उसके माध्यम से उस गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 परंतुक हैं। पहला परंतुक ये कहता है कि यदि गिरफ्तार करके व्यक्ति को इन अधिकारियों के सामने ले जाया गया है और उनको पता चल गया कि ये जो वारंट है ये तो बेलेबल वारंट है तो फिर वो बेल दे देंगे। और दूसरा, चूंकि जमानत, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 के तहत उसको रखा गया है, एक संवैधानिक अधिकार बोला गया है। कई ऐसे केसेस जहां पे बोला गया है कि बेल इज रूल बट इम्प्रिजनमेंट इज एक्सेप्शन। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस है जिसमें ये बात बोली गई है। तो फिर ऐसी कंडीशन में बेल का अधिकार उसको दिया जाएगा और यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पर जो उस पर्टिकुलर जिले में जहां पर उसको गिरफ्तार किया गया है उस जिले के कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा और यदि उसको बेल दे देते हैं तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, नहीं देते हैं तो फिर यात्रा वारंट बना करके उसको वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास भेज दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई। अब आते हैं साक्षी को वारंट। सेक्शन 87 बहुत ही सिंपल है। भाई साक्षी को हमने पहले प्यार से, समन से बुलाया यानी बातचीत करने बुलाया, भाई साहब पत्र के माध्यम से आ जाइए आ जाइए आ जाइए, पर वह ऐसे में कोर्ट में नहीं आ रहा है तो ऐसे आदमी के साथ अपन क्या कर सकते हैं, जो प्यार से ना माने उसको पुलिस अधिकारी के साथ उसकी मुलाकात करवा दीजिए। तो पुलिस अधिकारी फिर जहां पर समन से कोई व्यक्ति नहीं उपस्थित हो रहा है वहां पर उसकी उपस्थिति के लिए, उस साक्षी की प्रेजेंस के लिए आप गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं। फिर पुलिस अधिकारी जाएगा, गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने उसको खड़ा कर देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो बताई गई है वो सेक्शन 87 में बताई गई। अब यदि कोई व्यक्ति बात से भी नहीं सुन रहा है, मुलाकात से भी नहीं सुन रहा है, तो उसको उसकी संपत्ति से लात मार करके बेदखल कर दो। तीसरा तरीका जो उद्घोषणा और कुर्की के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 से लेकर के 86 तक में बहुत ही अच्छी तरह से समझाई गई है। इसको आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हो। सबसे पहले आते हैं उद्घोषणा की, प्रोक्लेमेशन की। तो जो प्रोक्लेमेशन है वो सेक्शन 82 के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है इसके लिए वह है गिरफ्तारी वारंट जारी करना। गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ये जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है अब यह है
फरार हो गया है और पकड़ में नहीं आने वाला है, न्यायालय का समाधान हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उद्घोषणा जारी करेगा कि आप न्यायालय के सामने निश्चित तारीख में उपस्थित होइए। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी होती है तो उस व्यक्ति के पास पर्याप्त समय हो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, इसलिए उद्घोषणा के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थिति का जो समय हो वो 30 दिन बाद या उससे अधिक समय तक का हो सकता है, यानी 30 दिन के पहले का नहीं हो सकता। यदि 1 तारीख को न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की है तो फिर आप 31 तारीख को ही न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कह सकते हो, लेकिन आप कहो 30 तारीख को आ जा, 25 तारीख को आ जा, 15 तारीख को आ जा, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। हाँ, लेकिन 31 के बाद यानी जनवरी की बात हम कहते हैं कि 1 जनवरी को उद्घोषणा जारी कर रहे हैं तो 31 जनवरी नहीं, तो आप फरवरी में बुला सकते हो, मार्च में बुला सकते हो, लेकिन आप उसको 30 जनवरी, 30 दिन, विद इन 13 डेज, ध्यान रखिएगा जिस दिन घोषणा जारी की जाती है उस दिन को छोड़ दीजिए, अगले दिन से टाइम काउंट कीजिए, तो अगले दिन से 31 दिन गिना जाएगा, कब तक का, यानी 31, यानी 31 दिन को ही उसको बुलाया जा सकता है। तो यही कहता है आपका सेक्शन 82। और भी बातें 82 में कहती हैं कि यदि सही तरीके से, समय तरीके से घोषणा जारी कर दी गई है। प्रोक्लेमेशन जनरली होता क्या है कि किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस में लगा दिया जाता है जहां वो अंतिम बार देखा गया है, या जहां अंतिम बार देखा गया है वहां पर उसकी डुगडुगी यानी घोषणा करवा दी जाती है। डुगडुगी पिटवाना हमारे जनरली हम लोग उसको बोलते हैं, इसलिए मैंने ये सब निकाला यहाँ पर। और तीसरा तरीका यहाँ पर है कि लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में उसकी पब्लिकेशन करवा दो। न्यायालय अपने जो कॉन्स्पिशियस प्लेस यानी जो न्यायालय में जो नोटिस बोर्ड है वहां पर भी आप उसको एफिक्स कर सकते हो, चस्पा कर सकते हो। तो ये तरीका होता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि उचित तरीके से उद्घोषणा निकाली गई है, उचित प्रकाशन उसका किया गया है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उचित उद्घोषणा कर दी गई है और उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई भी बचाव नहीं ले सकता है। और यदि गंभीर अपराध होकर के कोई व्यक्ति, खासकर अभियुक्त यदि फरार है, तो ध्यान रखिएगा उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया जा सकता है इन उद्घोषणा के माध्यम से। ध्यान रखिएगा कि उद्घोषणा हमेशा गिरफ्तारी वारंट के बाद जारी होता है और उद्घोषणा अभियुक्त और साक्षी दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है ना। आप सेकंड जो शेड्यूल है सीआरपीसी का उसमें देखेंगे तो अभियुक्त के विरुद्ध भी प्रारूप बताया गया है और साक्षी के विरुद्ध भी उद्घोषणा जारी करने के प्रारूप वहां पर बताए गए हैं। अगली बातचीत हम करते हैं, जब किसी अभियुक्त या व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी हो जाती है तो क्या संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। बहुत सरल शब्दों में समझिएगा। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, अटैच्ड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ठीक है ना, ये बताता है 83, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। उद्घोषणा जारी करने के बाद न्यायालय को लगता है कि भाई कोई व्यक्ति फरार है, एब्सकॉन्ड है, तो उसकी संपत्ति कुर्क करनी चाहिए, तो कुर्की का आदेश दे सकता है। लेकिन यदि कुछ सर्कमस्टांसेस में न्यायालय को शपथ पत्र के माध्यम से या अन्यथा यह साबित करा दिया गया है कि किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी होने वाली है वह व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच बाच करके फरार होने वाला है, हटाने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उद्घोषणा के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा, अटैचमेंट का ऑर्डर भी जारी करेगा। ये प्रांतुक में बताया गया है सेक्शन 83 के। 83 के तहत 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यदि जिले के बाहर किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करना है, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करना है, तो डीएम के द्वारा की जाएगी। कोई संपत्ति ऐसी है जो राजस्व देने वाली है, उसकी कुर्की कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा डीएम कलेक्टर एक ही होता है, लेकिन जब प्रशासनिक काम करता है तो डीएम होता है और जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करने काम करता है तो कलेक्टर होता है। तो जब वही रेवेन्यू कलेक्शन यानी कोई भी खेत की कुर्की की जा रही है तो कलेक्टर साहब करेंगे, किसी मकान की कुर्की की जानी है तो डीएम साहब द्वारा पृष्ठांकन पर ही उस मकान की कुर्की होगी। ठीक है ना। यहाँ पर यदि कुर्की के लिए किसी रिसीवर को नियुक्त किया जाता है तो ध्यान रखिएगा भले ही सीआरपीसी है लेकिन रिसीवर की जो नियुक्ति है वो हमेशा सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 है 1908 का है उसके आदेश 40 ऑर्डर 40 के तहत जो नियुक्त रिसीवर है उसके द्वारा की जाती है। उसके वही शक्ति कर्तव्य होंगे जो वहां पर बताए गए हैं। तो सेक्शन 84 में बताया गया है कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियां, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट। धारा 83 के तहत जैसे ही संपत्ति की कुर्की की जाती है, कुर्की तारीख से 6 महीने के अंदर
उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई भी दावेदार या आपत्तिकर्ता आपत्ति कर सकता है कि ये साहब उद्घोषित ये जो कुल संपत्ति है ये मेरी संपत्ति है, ना कि उस उद्घोषित व्यक्ति की है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि जिले के अंदर है तो फिर उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, और जिले के बाहर है तो सीजीएम द्वारा ऐसे आवेदन की सुनवाई की जाएगी, और सुनवाई करने के बाद नामंजूर या मंजूर जो भी हो, पूर्णतः भागता है जो भी हो वहां पर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 4 संपत्तियां कुल कर ली गई है, 2 संपत्ति के बारे में न्यायालय को लगता है कि हाँ भाई ये सही दावा है, तो उसको बोल सकता है कि भाई 2 संपत्ति तुम्हारी, लेकिन 2 संपत्ति के लिए उसने मना कर दिया, तो इसलिए से ये बोलता है भागता है पार्टली, ठीक है ना। तो पूर्णतः भागता है, मंजूर नामंजूर कर सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि मंजूरी नामंजूरी करने के ऐसे आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है और क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज होता है, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी क्वेश्चन ऑफ टाइटल अराइज होता है तो ऐसे आदेश दिए जाने की तारीख से विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप सिविल न्यायालय में जा सकते हो और सिविल न्यायालय में सिविल सूट लगा करके अपने स्वत्व को, टाइटल को एस्टेब्लिश कर सकते हो। ये सभी बातें सेक्शन 84 में बताई गई है। अब हम बातचीत करते हैं सेक्शन 85 की। तो 85 में कुर्क संपत्ति को किस कंडीशन में रिलीज किया जाएगा, निमुक्त किया जाएगा, कब उसका सेल आउट किया जाएगा, विक्रय किया जाएगा, या किन सर्कमस्टांसेस में उद्घोषित व्यक्ति को ऐसी संपत्ति रिटर्न की जा सकती है, तो ये सभी बातें सेक्शन 85 के अंतर्गत बताई गई है। बहुत ही सरल शब्दों में समझिएगा। पहला चीज ये है रिलीज कब किया जाएगा, तो जैसे ही मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट उद्घोषणा जारी हुई कि आप आगामी, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को उद्घोषणा जारी हुई कि आप 15 फरवरी के अंदर न्यायालय में उपस्थित होइए, और व्यक्ति 15 फरवरी या उसके पहले कभी भी, ठीक है ना, यदि न्यायालय में उपस्थित हो जाता है यानी उसने उद्घोषणा का पालन किया, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कुल संपत्ति को रिलीज कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर डेट तक कोई व्यक्ति नहीं आया, तो वो संपत्ति अब किसकी हो जाएगी, राज्य सरकार की हो जाएगी। उस संपत्ति पर स्वामित्व किसका हो जाएगा, राज्य सरकार का। और ऐसे कह सकते हैं कुल की तारीख से राज्य सरकार 6 महीने के अंदर ऐसी संपत्ति को सेल आउट करने का भी अधिकार रखती है, और ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार बेच सकती है। ये हो गया आपका दूसरे सर्कमस्टांस। अगली चीज है कि यदि घोषित व्यक्ति को कुल की तारीख से 2 वर्ष के अंदर पकड़ करके न्यायालय के सामने लाया जाता है, या न्यायालय के सामने वह स्वयं ही आ जाता है और न्यायालय को साबित कर देता है, समाधान करा देता है कि साहब इस मोह माया से हम इतने परेशान हो गए थे कि हम हिमालय की कंदराओं में जा करके, गुफाओं में जा करके तपस्या में लीन हो गए थे, इस वजह से हमें आपकी उद्घोषणा कुर्की का तो पता ही नहीं चला। तो यदि न्यायालय समाधान कर लेता है कि हाँ भैया ये आदमी बेचारा दुखी आदमी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में न्यायालय उसकी जो संपत्ति है उसको वापस कर सकता है। यही यहाँ पर तीसरी चीज यहाँ पर कहती है। जो संपत्ति बेच दी गई है, ध्यान रखिएगा उसको बेचने के, पूर्ण करने के जो खर्चे हैं वो खर्चे काटने के बाद बाकी पैसे उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन 85(3). अब 85(3) का ही एक्सटेंशन है, विस्तार है सेक्शन 86। सेक्शन 86 ये कहती है कि कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है यदि, तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, जो 85(3) के तहत, मान लीजिए कि वहां पर न्यायालय का ये कहना था कि आपकी जो संपत्ति हमने बेची उससे कोई भी अवशिष्ट नहीं बचा, यानी कुछ भी रिमाइंड नहीं बचा, सभी खर्चों में लग गया, तो हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। अब इस न्यायालय के नामंजूरी के आवेदन से वो व्यक्ति दुखी है, तो ऐसे आवेदन के विरुद्ध, नामंजूर करने वाले आवेदन के विरुद्ध वह सामान्य अपील कर सकता है। इसको दंडादेश की जैसा माना जाएगा। जो आपकी अपील यानी सीआरपीसी में ही जो अपील का चैप्टर है, चैप्टर 29, ठीक है ना, जो सेक्शन 372 से चालू होता है और 394 तक बताया गया है, उसी चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर अपील की जाएगी। इस प्रकार से किसी अभियुक्त को और साक्षी को न्यायालय में आने के लिए बातचीत, मुलाकात या लात के द्वारा विवश किया जाता है। यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन दीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।